हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीपीसर क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको सीबीएसई क्लास 10th का जो सैंपल पेपर करवा रहा था उसकी थर्ड वीडियो है। पिछली दो वीडियो में हमने आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट करवा दिया था और उम्मीद करते हैं कि आपको वो समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में हम इस सैंपल पेपर का जो कि 25-26 के लिए मतलब वैलिड है, जो कि प्री बोर्ड होंगे उसमें भी वैलिड है और जो फाइनल होंगे उसमें भी ये वैलिड है। कहीं ना कहीं ये आपको हेल्प ही देगा, नुकसान नहीं देगा। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि आज की क्लास में हम दो सेक्शन करवाएंगे, जिसमें आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी करवाऊंगा। जिसमें बी में क्या है, बी में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सेक्शन बी सी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और सेक्शन डी में आपके जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। तो देखा जाए बेसिकली जो आपका 50% और 60% वेटेज होता है इन दोनों से कंप्लीट हो जाता है। तो आज की क्लास में इन दोनों को हम कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को सेक्शन नंबर सी के पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से रिलेटेड है। अगर आपको ध्यान हो तो सर्कल चैप्टर से रिलेटेड है। फिगर दे रखा है आपको एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट। ये दोनों एक्स वाई ये दोनों हो गई और एक्स डैश वाई डैश ये दोनों हो गई। अब कह रहा है कि विद द सेंटर ओ दे रखा है एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी। एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रहा सी, इस पर एक अनदर टेंजेंट आपकी जा रही है। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग एक्स वाई को क्या कर रही है, वो इंटरसेक्ट कर रही है ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पर इंटरसेक्ट कर दिए यहां पर। ठीक है, और एंगल आपको प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट एओबी इक्वल टू 90 डिग्री। अब एओबी कहां पर है, देखो ध्यान से समझना। ए ये रहा, ओ ये रहा, बी ये रहा। मतलब इस वाले एंगल को क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ये प्रूफ करके दिखा दो ये आपका 90 डिग्री है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें करना क्या होता है कि हमें दो ट्राइंगल लेने होते हैं। एक ये पीओए, ये वाला ट्राइंगल लेना है, फिर दूसरा लेना है सीओए। ये दोनों ट्राइंगल हमें इन दोनों एंगलों को इक्वल करना है और इन दोनों एंगलों को इक्वल करना है। ये दो एंगल हैं अलग अलग, इन दोनों को इक्वल करना है। तो हम इसको मान लेते हैं ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। इस तरीके से मान लेते हैं। फिर क्या करेंगे, एंगल 1 और 2 को इक्वल करेंगे। इक्वल करने से पहले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे और 3 और 4 को भी इक्वल करेंगे तो इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कौन सा ट्राइंगल, पीओए। इन ट्राइंगल पीओए एंड ट्राइंगल सीओए। अब इनमें क्या क्या इक्वल दे रखा है आपको, देखो पहली चीज इक्वल ये है कि रेडियस, पीओ रेडियस है और सीओ भी रेडियस है। तो पीओ इक्वल टू सीओ, ये क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, रेडिया ऑफ सर्कल। ठीक है, और देखो क्या इक्वल दिख रहा है आपको, कॉमन। ठीक है, ए ओ क्या है, कॉमन है। तो ए ओ दोनों में कॉमन चल रही है। और बताओ, और कुछ दिख रहा है आपको? एक चीज और है जो कि टेंजेंट है। देखो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई भी टेंजेंट जाती है, जैसे कि यहां पर है पी ए और यहां पर है ए सी, तो ये दोनों जो टेंजेंट होती हैं आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है ना, दोनों टेंजेंट आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो पी ए इक्वल टू सी ए, टेंजेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, अब देखो तीनों चीज क्या है, कोई भी एंगल दिख रहा है इसमें, नहीं, सारे के सारी क्या है, साइड्स हैं। तो तीनों साइड्स हैं आपकी, तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पीओए कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीओए बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट होने के बाद इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, जिसमें हम एंगल 1 और एंगल 2 को लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय सीपीसीटी, इसे फर्स्ट मानेंगे। और इसी तरीके से ना ये वाला भी पार्ट हो जाएगा। इसको करके दिखाने की जरूरत नहीं होती, तो डायरेक्टली हम लिख देंगे कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और ये भी किससे हो जाएगा, बाय सीपीसीटी हो जाएगा। और ये दूसरा मेथड लगाएंगे तब जाके होगा। ठीक है ना, ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया, बट आप इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट करोगे तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा।
अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद बस इतना ध्यान रखना है कि आपको AOB लेना था। क्या लेना था? एंगल AOB। AOB किससे मिलकर बन रहा है? 2 से और 3 से। 2 और 3 से मिलकर बन रहा है। तो देखो 2 और 1 दोनों बराबर हो चुके हैं। अब इन तीनों को, चारों को मिलाकर 180 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि PQ क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्या बन रहा है? ये लीनियर पेयर। ठीक है, और अब एंगल 1 को क्या लिख दो? एंगल 2 के बराबर लिख दो, क्योंकि हमें 2 और 3 को देखना है, क्योंकि AOB में 2 और 3 ही आ रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो 2 और 3 को देखो, तो एंगल 1 जो है उसको 2 के बराबर कर दो। तो एंगल 1 और 2 बराबर हैं, तो एंगल 1 को लिख सकते हैं एंगल 2, एंगल 2 को एज इट इज, एंगल 3 को एज इट इज, और एंगल 4 को भी क्या लिख दोगे? 3 के बराबर, क्योंकि 4 और 3 बराबर हैं। तो बट हमें किस में कन्वर्ट करना है? 3 में। तो इसको एंगल 4 को लिख दोगे एंगल 3 इक्वल टू 180। ठीक है, अब ये क्या हो गया? डबल एंगल 2 और डबल एंगल 3 इक्वल टू 180। डबल बाहर ले लेंगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। अब डबल से ये कट जाएगा 90 बार में, तो एंगल 2 और एंगल 3 को मिलाकर हमारे पास बनता है AOB। ठीक है, क्या बन रहा है? एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। और ये हो गया हमारा प्रूफ, कि हमने प्रूफ कर दिया कि AOB क्या है हमारा? 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? इन अ वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड साइंस आर 36, 60 एंड 80। तो इंग्लिश टीचर कितने हैं हमारे पास? 36। हिंदी टीचर कितने हैं हमारे पास? 60। एंड साइंस टीचर कितने हैं हमारे पास? 84। ओके, बोला फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड। हमें ये बताना है कि मिनिमम यानी कि कम से कम कितने रूम की रिक्वायरमेंट होगी इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर टू बी सीटेड। और हर टीचर मतलब हर रूम में सेम नंबर ऑफ टीचर्स होने चाहिए, यानी कि अगर पहले में 10 हैं तो दूसरे में भी 10, तीसरे में भी 10, मिनिमम बताना है आपको। ठीक है, तो बोला ऑल ऑफ देम बीइंग द सेम सब्जेक्ट, और सारे सब्जेक्ट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए सारे टीचर्स। तो करना क्या है कि ऐसा जब भी आपको ना, देखो कुछ नहीं देखना इसमें, बस ये देखना है मिनिमम लिखा है ना, तो आप इसका निकालो SCF। सबसे पहला काम आपका SCF हो जाएगा। अगर आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? मिनिमम दे रखा है। अगर मिनिमम दे रखा है तो SCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है सबसे छोटा होता है, तो इसलिए हम यहां पर मिनिमम में क्या निकालते हैं? SCF। तो इंग्लिश वाले का SCF निकालो। अच्छा, सबका SCF निकालने के लिए प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। 2 से काटो इसे 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, और 3 से 1 बार में, इस तरीके से। ऐसे इसका भी 60 का 2 से 30, 2 से 15, और 3 से 5, और 5 से 1। ऐसे 84 का 2 से 42, 2 से ये हो जाएगा आपका 21, और 3 से 7, और 7 से 1, इस तरीके से। अब SCF निकालने के लिए आप क्या करते हैं? देखो सबसे पहले इनका फैक्टर लिख लेते हैं। 2, 2, 3 और 3, इन इसका आ गया। 60 वाले का देखो 2, 2, 3 और 5, इस तरीके से। और फिर उसका 84 का देखो 2, 2, 3 और 7, इस तरीके से हमने ये फैक्टर निकाल लिया। अब देखो कॉमन देखना होता है, तो 2 इसमें कॉमन आ रहा है, ठीक है, और दूसरा 2 भी आ रहा है, फिर 3 कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कोई कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो SCF क्या हो जाएगा आपका? 2, 2 और 3, जो भी कॉमन है उसको एक बार लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 4, 3, 12। तो इसमें जो आपका SCF निकल के आ रहा है ना, वो 12 निकल के आ रहा है। बट अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ। अब आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ रूम्स निकालने के लिए आपको क्या करना है? तो नंबर ऑफ रूम्स क्या करना है कि देखो आपके पास सबसे पहले इंग्लिश के टीचर कितने थे? 36। तो 36 को डिवाइड कर दो 12 से, फिर प्लस
फिर उसके हिंदी के थे 60, उसको डिवाइड करो 12 से, और फिर जो आपका बचा था क्या था, साइंस, साइंस के कितने थे 84, तो 84 को डिवाइड कर दो 12 से, और फिर सबको क्या कर देना, जोड़ देना। तो 36, यानी कि इसमें तीन तीन रूम लगेंगे, क्योंकि 12 12 12 के 3 रूम आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही इसमें कितने रूम लगेंगे, 5, क्योंकि 60 लोग हैं और 12 12 बैठेंगे, सेम नंबर ऑफ टीचर्स होने चाहिए ना, सेम नंबर ऑफ टीचर और सेम सब्जेक्ट के, और यहाँ पर 7, तो ये हो गया 3 5 और 7, तो 7 5 12 और 3 15, तो आपके पास जो रूम्स लगेंगे वो टोटल रूम लगेंगे 15 रूम्स, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा ट्रिक नहीं थी, बट आपको फिर भी समझ में आना चाहिए कि अगर मिनिमम लिखा है तो आपको क्या करना है, मिनिमम वर्ड पे ध्यान देना है, और क्या निकालना है, एचसीएफ, और एचसीएफ निकालने के बाद हर किसी को डिवाइड कर देंगे और टोटल उसको कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, जीरोस वाला क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द जीरोस, जीरोस फाइंड करने हैं, चलो ठीक है, जीरोस फाइंड कर देंगे, यानी कि अल्फा और बीटा फाइंड करने हैं आपको। अब कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे ही रखी है, तो लिख लेते हैं इसको। ये क्या है हमारे पास, 2x² माइनस का 1 प्लस 2√2x+√2, ठीक है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस, वेरीफाई द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप क्या था, ध्यान ध्यान है आपको, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस होता था -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता था c/a। इसको आपको क्या करना होगा, वेरीफाई करना होगा, ठीक है ना। अब देखो सिंपल सा पहले क्वेश्चन क्या है कि अल्फा और बीटा निकालिए, अल्फा और बीटा निकालते हैं। अब अल्फा और बीटा निकालने के लिए क्या करना है आपको, इसको स्प्लिट करना है, स्प्लिट तो ये पहले से ही हो रखी है, ठीक है। अब बस क्या करो, 2x² मल्टीप्लाई कर दो माइनस का x, और माइनस से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2√2x प्लस का √2, दोनों में कॉमन क्या है आपके पास, x, क्या बचेगा 2x माइनस का 1, दोनों में कॉमन क्या है। अब इसमें ध्यान रखना है, कॉमन लेते समय बच्चा यहाँ पर गलती क्या करता है कि यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस को ही कॉमन लो, तो यहाँ पर माइनस से दोनों को कॉमन ले लेंगे, और √2 तो कॉमन है ही, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस गया तो क्या बचा, प्लस का 2 और x, और प्लस यहाँ माइनस कॉमन ले लिया प्लस में से, तो क्या बचा, माइनस बचा, ठीक है। तो √2 गया तो 1, दोनों सेम आ जाने चाहिए, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 और x माइनस √2 इक्वल टू 0, एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, अलग अलग सेपरेट सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 उधर जाएगा प्लस का, और 2 नीचे आ जाएगा, और ऐसे ही यहाँ पर भी प्लस का √2, तो यानी कि अल्फा आ गया आपके पास 1/2 और बीटा आ गया आपके पास √2। समझ में आ रहा है, सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। अब आपको रिलेशन फाइंड करना है, इसमें रिलेशन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, ये दोनों फॉर्मूले लगाने हैं, रिलेशन देख रहे हैं आप इसमें। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, तो अल्फा क्या आया आपके पास 1/2, और बीटा क्या आया है आपके पास √2, और माइनस बी कितना है आपके पास, बी है पूरा, और माइनस भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब माइनस से माइनस हट जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1 + 2√2, और ए कितना है आपके पास, देखो ए है x का कोफिशिएंट x² का, यानी कि 2 हो जाएगा, बस समझ रही है। इसका एलसीएम लेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 1 + 2√2 अपॉन में 2, और इक्वल टू में 1 + 2√2 अपॉन में 2, तो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट कंडीशन तो हमारी क्या हो गई, यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड कंडीशन के लिए अल्फा इंटू बीटा देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन में a। अब अल्फा क्या है हमारे पास 1/2, और बीटा क्या है √2, c क्या है हमारे पास, क्वेश्चन के अंदर c है हमारे पास √2, और a हमारे पास 2, ठीक है। अब यहां पर भी आ गया √2 अपॉन में 2, और यहां पर भी आ गया √2 अपॉन में 2, तो ये दोनों भी क्या हो गए, वेरीफाई हो गए कि दोनों बराबर आ रहे हैं, बस मेरी इतना ही करना होता है क्वेश्चन में, ज्यादा कुछ नहीं करना। क्या करना था, पहले तो आपको स्प्लिटिंग करके इसको सॉल्व करना था, देन जो रिलेशन है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो आपको इक्वल प्रूफ करने होते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा आपको इजीली तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर आपके पास दो क्वेश्चंस हैं, पहला दूसरा, ठीक है। पहले करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 दे रखा है आपको, ठीक है।
और प्रूफ करना है आपको, प्रूफ दैट कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है, प्रूफ दैट। तो देखो करना क्या है कि आपको जो प्रूफ करना है ना पहले उसको निकालो, ठीक है। तो प्रूफ करना है इसको, तो इसको हमेशा ध्यान रखना है आपको एक चीज, ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करते समय अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई कैसे सॉल्व करें, तो आप सबसे पहले इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, क्योंकि साइन और कॉस में सारे फॉर्मूले हो जाते हैं, ठीक है ना। तो साइन और कॉस में करो तो इसे लिख सकते हैं साइन अपॉन में कॉस, और इसे लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, ठीक है। अब एलसीएम ले लो इसका, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ये बचेगा आपके पास साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब आप यहां तक आ गए। अब यहां तक आने के बाद अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि साइन और कॉस की जगह पर क्या रखें, तो अब आप इसको देखोगे जो गिवन है। गिवन क्या था आपके पास? गिवन था कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 है। अब इसमें करने के लिए क्या करोगे, देखो जब भी आपको रूट नजर आ जाए एक तरफ, यानी कि LHS या RHS किसी में भी, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट होता है इसमें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इक्वल टू में √3 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और इक्वल टू में 3, इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये इस तरीके से लिख दिया जाएगा इक्वल टू में 3, ये उधर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इक्वल टू में 2, 2 से 2 कट जाएगा 1 बार में, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 1 आ गई। तो यहां पर ये जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 आया है, यहां पर हम पुट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी फिर? 1। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि भाई tan थीटा प्लस कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर प्रूफ करनी थी हमें? 1 के बराबर। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन में ज्यादा कोई दम नहीं था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है इसका और वाला कि प्रूव दैट दिस प्लस इक्वल टू दिस। अब देखो ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है। इस क्वेश्चन को मैं बहुत बढ़िया तरीके से कराऊंगा कि आपको पेपर में कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या होता है, जब हम एनसीईआरटी में करते हैं ना, तो क्या करते हैं कि भाई बीच वाला जो पोर्शन होता है उसको डिवाइड करने की बोलते हैं, तो डिवाइड करने की जरूरत है ही नहीं, मैं आपको एक बेसिक तरीके से कराऊंगा। तो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपके पास cos A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन में cos A प्लस साइन A माइनस 1 और इक्वल टू में क्या प्रूफ करना है आपको? प्रूफ करने वाला है cosec A प्लस cot A, cosec A प्लस cot A, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। अब देखो बहुत ही सिंपल सा तरीके से कराऊंगा। सबसे पहले आपको बस रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए क्या करोगे कि यहां पर इसको देखना है, इसको, इस वाले टर्म को, इसको और इसको, ठीक है। तो ये a हो गया और ये b हो गया, तो बीच में क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है, तो रैशनलाइज करते समय प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन में cos a प्लस साइन a, ठीक है, और माइनस का 1, इस तरीके से। तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम cos a प्लस साइन a प्लस 1 से और cos a प्लस साइन a माइनस प्लस 1 से, इस तरीके से कर देंगे। अब बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई करना है आपको। तो cos को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो cos a को cos से करेंगे तो cos स्क्वायर a, ध्यान से समझना, cos स्क्वायर a, फिर cos को sin से करेंगे तो cos इंटू साइन, ठीक है। फिर cos को 1 से करेंगे तो प्लस का cos, बस नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब माइनस के साइन को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो माइनस का साइन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन a इंटू कॉस ए
ठीक है, और माइनस के साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर ए, और माइनस का साइन प्लस 1 करेंगे तो माइनस का साइन ए। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। अब फिर 1 से करेंगे सबको, तो प्लस का 1 से कॉस को करेंगे तो कॉस ए, 1 से साइन को करेंगे तो साइन ए, और 1 से 1 को करेंगे तो प्लस का 1। सिंपल सा कंसेप्ट है, इससे ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना। अब यहां पर लगेगा a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला, जो कि होता है आपका क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब a क्या है हमारे पास, ये पूरा, तो इसका होल स्क्वायर करना है, तो कॉस a प्लस साइन a का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इस तरीके से कर देना है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, ज्यादा कुछ ट्रिकी नहीं है इसमें। अब आपको ये देखना है कि कौन कौन सी चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हैं, जैसे कि अब कॉस स्क्वायर ए के साथ साइन स्क्वायर ए आ जाता तो हो जाता, बट यहाँ माइनस का है, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहाँ पर है कॉस इंटू साइन प्लस का, और यहाँ कॉस इंटू साइन माइनस का, तो ये तो आपस में कट जाएंगे, ठीक है भाई, ये आपस में कट जाएंगे। और ये माइनस का साइन है और ये प्लस का साइन है, ये आपस में कट जाएगा, ठीक है, और कुछ भी यहाँ पर नहीं कटेगा। तो ये बचेगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए माइनस, अब यहां पर साइन स्क्वायर ए को कन्वर्ट कर लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में, क्योंकि कॉस है यहां पर भी और एक और कॉस आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर इसको कन्वर्ट कर दिया, ये बचा प्लस का कॉस ए और ये प्लस का कॉस है, तो 2 कॉस ए हो जाएगा। मतलब सबको हमने कॉस की कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया। डिवाइड बाय ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, और प्लस का 2 कॉस ए इंटू में साइन ए माइनस का 1। सिंपल। अब ये तो देख रहे हो आप, इसको क्या लिख देंगे 1, ठीक है। अब यहां पर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -1 और माइनस माइनस प्लस का कॉस स्क्वायर ए प्लस का 2 कॉस ए, ठीक है। डिवाइड बाय ये 1 हो जाएगा प्लस का 2 कॉस ए इंटू में साइन ए और माइनस का 1, तो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा यहां पर, ठीक है। ध्यान रखना, हमें लाना क्या था, कॉसेक प्लस कॉट, उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए लिख देते हैं, ठीक है, माइनस का 1 और प्लस का 2 कॉस ए, ठीक है। अच्छा, इसमें हमसे एक गलती ये हो गई कि यहाँ जो +1 लिखा था इसको हमने यहाँ पर लिखना था, ठीक है, तो +1 यहाँ पर लिखेंगे +1, ठीक है। यहाँ पर भी +1 आ जाएगा और यहाँ पर भी +1 आ जाएगा। डिवाइड बाय ये बचेगा आपका 2 कॉस ए इंटू में साइन ए। अब देखो +1 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये अभी बचेगा आपका 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस का 2 कॉस ए डिवाइड बाय 2 कॉस ए इंटू में साइन ए। अब दोनों में कॉमन बताओ क्या है, दोनों में 2 कॉस ए कॉमन है, तो 2 कॉस ए कॉमन ले लो, तो 1 प्लस, अच्छा 1 नहीं 2 कॉस ए, इसमें से कॉस ए कॉमन आ गया था, 2 भी आ गया था, तो क्या बचेगा कॉस ए, और यहां से 2 कॉस ए कॉमन गया तो 1 बचेगा। डिवाइड बाय 2 कॉस ए इंटू में साइन ए, तो कॉस से कॉस कट गया, 2 से 2 कट गया। अब ये सेपरेट हो जाएंगे, तो कॉस के नीचे साइन आ जाएगा और +1 के नीचे साइन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो इस तरीके से आप इजीली तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, इसे नोट कर लेना आप, और इस तरीके से करोगे तो जल्दी क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि ऑन अ पर्टिकुलर डे विधि और उन्नति could not decide on who would get to drive the car. They had one coin each and flipped their coin exactly 3 times. अब वो कह रहे हैं कि भाई हमने ना, मतलब उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि विधि और उन्नति किस तरीके से ड्राइव करें कार को, तो उन्होंने क्या करा, टॉस करा, जैसे नॉर्मली करते हैं, टॉस करा, और टॉस कितनी बार करेंगे, 3 बार, उन्होंने 3 बार टॉस करा, ठीक है ना। तो 3 बार अगर टॉस करेंगे तो उसके सैंपल स्पेस कितने आएंगे बताओ, पहले तो सैंपल स्पेस निकालो, बताओ सैंपल स्पेस कितने आएंगे। सबसे पहले ध्यान रखना कि 8 आएंगे, क्योंकि देखो कॉइन में कितने फेसेस होते हैं, 2, और 2 फेसेस को कितनी बार उछाला जा रहा है, 3 बार, तो उसे लिखते हैं 2 की पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगा। तो 8 कैसे कैसे होंगे अब ये बताना है।
तो देखो सबसे बस बेस्ट तरीका बता रहा हूं मैं आपको कि क्या करना है कि सबसे पहले हेड 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 लिख दो, तो ये हो जाएगा हेड हेड हेड। फिर क्या करो, एक एक कम करते जाओ, एक एक कम करोगे ना, पीछे से एक एक कम कर देंगे ना, जैसे कि ऐसे हो जाएगा हेड हेड टेल। ठीक है, इस तरीके से करोगे ना तो आपको गारंटेड हमेशा याद रहेगा कि किस तरीके से सैंपल स्पेस बनाने हैं। ठीक है, फिर एक एक कम और करते जाओ, हेड टेल टेल, फिर तीनों टेल, फिर पीछे से दोबारा से एक एक कम करते जाओ, तो टेल टेल और हेड। ठीक है, फिर टेल हेड और हेड, इस तरीके से। फिर लास्ट में ना दो बचेंगे आपके पास, जिसमें एक बार बीच में प्लस, अब बीच में हेड आएगा और एक बार बीच में टेल आएगा, तो ये हो जाएगा टेल हेड टेल और हेड टेल और हेड। इस तरीके से आप अगर करोगे ना तो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है कि भाई सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, इस तरीके से करोगे तो गारंटेड हमेशा याद रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो फॉलोइंग वाज द एग्रीड अपॉन, इस कुछ कंडीशन रखी है उन्होंने, उस बात पर वो एग्री हुए हैं। क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन, विधि गेट्स टू हेड इन अ रो शी वुड ड्राइव द कार। विधि कह रही है कि अगर दोनों दोनों हेड आ जाएं एक साथ दोनों हेड आ जाएं तो कार वो ड्राइव करेगी। तो और उन्नति कह रही है, उन्नति गेट हेड इमीडिएटली फॉलो बाय टेल, हेड इमीडिएटली फॉलो बाय टेल, यानी कि टेल के बाद सीधा सीधा क्या आ जाए आपके पास, हेड आ जाए, मतलब फॉलोड बाय टेल ना, टेल को फॉलो करते करते हेड आ जाए, टेल के बाद तुरंत ही क्या आ जाए, हेड आ जाए। ठीक है, शी वुड ड्राइव द कार, फिर वो ड्राइव करेगी कार को। अब बोल रहा है कि हु हैज ग्रेटर प्रोबेबिलिटी टू ड्राइव द कार, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ विधि। अब देखो विधि कह रही है कि दो हेड होने चाहिए, तो दो हेड कहाँ कहाँ है, दो हेड यहां पर एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला एच एच एच। ठीक है, और दो हेड यहां पर आ रहे हैं, तो ये भी हो गया एच एच टी। फिर दो हेड और कहाँ आ रहे हैं आपके पास, ये आ रहे हैं, तो टी एच एच, इस तरीके से, और कहीं नहीं आ रहे आपके पास। तो टोटल कितने हैं, 8, और फेवरेबल कितने हैं, 3। तो 3 अपॉन में 8, इस तरीके से ये किसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, विधि की। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है उन्नति की। अब उन्नति कह रही है कि भाई जो हेड आना चाहिए वो टेल के बाद आना चाहिए, तो हेड आना चाहिए टेल के बाद। तो देखो हेड टेल के बाद ये रहा पहला टी टी एच, फिर ये रहा टी एच एच, और फिर ये रहा एक और टी एच टी, फिर ये रहा एक एच टी एच। तो इसमें कितने आ गए आपके पास, 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 4/8। ठीक है, तो 4/8 का मतलब हो गया 1/2। ठीक है, 4/8 का मतलब हो गया 1/2। अब आपको तो ये बताना है कि किसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर है। ठीक है, तो 3/8 ग्रेटर है या 4/8 ग्रेटर है, आपको बताना है। तो इसमें सिंपल सा कंसेप्ट है कि 3/8 जो है छोटा हो जाएगा और 4/8 क्या हो जाएगा, आपका बड़ा हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ उन्नति इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ विधि। तो यहां पर उन्नति की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है और विधि की प्रोबेबिलिटी क्या है, आपकी कम है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड भवन, आर्यन और भवन की मंथली इनकम दे रखी है कितनी, अच्छा रेशियो में दे रखी है 3:4। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट हो रखा है। ठीक है ना, तो मंथली इनकम का रेशियो दे रखा है आपको 3:4 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर 5:7। मंथली एक्सपेंडिचर आपको 5:7 दे दिया। अब देखो जब भी इनकम दे रखी हो ना तो इनकम को इस तरीके से लिख दो कि आर्यन की इनकम हो जाएगी 3x और भवन की इनकम हो जाएगी 4x। ठीक है, x से मल्टीप्लाई कर दो रेशियो को हमेशा, और उसके जो एक्सपेंडिचर हैं वो दे रखे हैं 5:7, और ईच की सेविंग दे रखी है 15,000 पर मंथ। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि इनकम में से अगर आप एक्सपेंडिचर माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा, सेविंग। अब सेविंग को इधर कर दो, एक्सपेंडिचर को उधर कर दो, तो इनकम में से सेविंग को माइनस करोगे तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर।
बात समझ आ रही? इनकम में से सेविंग को हटा दो। इनकम कमाई आपने 10,000 रुपए की और सेविंग मान के चलो आपने कर ली 2,000 रुपए की, तो इसका मतलब खर्चा कितना कर दिया आपने? 8,000 का। बात समझ आ रही है? तो खर्चा निकल जाएगा कब? जब आप फॉर्मूला लगाओगे इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब इनकम कितनी है आपके पास? इनकम है आपके पास ये रही 3x और सेविंग कितनी है आपके पास? सेविंग कितनी है आपके पास? 15,000। अब इसे ना रेशियो में लिखना, दोनों को रेशियो में लिखना। ये मैंने आर्यन की लिख दी तो 3x माइनस 15,000 और दूसरा 4x माइनस 15,000 ये मैंने बबन की लिख दी। तो दोनों का रेशियो कितना आ रहा है आपके पास? दोनों का जो रेशियो आ रहा था एक्सपेंडिचर का वो 5:7 आ रहा था, तो 5/7। दोनों क्या बन गए अब? एक्सपेंडिचर, क्योंकि 3x माइनस 15,000 एक्सपेंडिचर हो गया अब और 4x माइनस 15,000 एक्सपेंडिचर हो गया। इसको इक्वल रख देंगे 5/7 के। अब इसको क्रॉस कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो 21x 15 सत्ते 105 इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x और 15 पंजे 75। ठीक है, अब ये इधर आ जाएगा 21x माइनस 20x, ये उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 105 और माइनस का 75। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा आपके पास 30,000। तो x की वैल्यू तो 30,000 आ रही है। अब क्वेश्चन लास्ट में क्या पूछ रहा है आपसे कि अच्छा, दो क्वेश्चन है इसके अंदर। लास्ट में तो पूछ रहा है फाइंड देयर मंथली इनकम्स, तो उनकी इनकम्स क्या होगी? इनकम्स कितनी थी? 3x और 4x। ठीक है, तो आर्यन की इनकम कितनी हो जाएगी? अब यहां पर आर्यन की इनकम हो जाएगी 3x, तो 3 इंटू 30,000 तो यानी कि 90,000 रुपए। ठीक है, और भवन की इनकम हो जाएगी 4x यानी कि 4 इंटू 30,000 1,20,000 रुपए। इस तरीके से ये क्वेश्चन इजीली तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी के अंदर है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। ग्राफिकली आपको ये समझाना है कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल सो फॉर्म बाय द टू लाइन एंड x एक्सिस। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ट्राइंगल बनेगा, इन दोनों को जब बनाओगे ना, इन दोनों लाइन को जब ड्रॉ करोगे ग्राफ पर, तो आपको एक ट्राइंगल दिखेगा, उसका आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। और बोल रहा है फॉर्म बाय टू लाइंस एंड एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ वो लिंक होगा। ठीक है, तो देखते हैं, समझते हैं कैसे करना है। तो देखो, दोनों इक्वेशन को पहले लिख लो, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और 2x माइनस वाई और 2 को उधर ले जाते हैं तो इक्वल टू 2। अब आपको ग्राफ कैसे बनाना है? देखो, ग्राफ को बनाने के लिए क्या करना है, पहले इनके पॉइंट्स चाहिए। तो पॉइंट्स निकालने के लिए आप क्या करो, एक बॉक्स बनाओ और उसमें एक्स वाई लिखो। x की जगह पर 0 रखो, तो x की जगह पर 0 रखने पर बताओ क्या आएगा? x की जगह पर अगर 0 रख दिया यहाँ पर आपने, तो ये 6 था, ये 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6, तो ये भी 6 आ जाएगा। बस समझ आ रही है? सिंपल सा कंसेप्ट है। ऐसे ही फिर x की जगह पर आप कुछ और रख दो, x की जगह पर या y की जगह पर 0 रख दो। अब y की जगह पर अगर 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया आपके पास दो। पहला पॉइंट है 0,6 और दूसरा पॉइंट है 3,0। इस तरीके से दो पॉइंट आ गए आपके। ठीक है ना, अब इसी ऐसे ही इस इक्वेशन की निकाल दो, एक्स वाई। एक्स की जगह पर 0 रखेंगे, एक्स की जगह पर 0 रख रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? y की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, माइनस उधर चला जाएगा, -2 हो जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पर दूसरा y की जगह पर 0 रखो, तो 2x माइनस 0 इक्वल टू 2, तो 2x इक्वल टू 2, तो ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ पर भी दो पॉइंट आ गए आपके पास, 0 और -2 और 1 और 0, इस तरीके से। तो दो पॉइंट्स दोनों के आगे। अब दो पॉइंट्स जब आ जाते हैं ना, तो इससे हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ के अंदर। अब ग्राफ में नॉर्मली रफली बना देता हूं आपके लिए। ठीक है,
पहला पॉइंट है 0 6 3 0, तो मैक्सिमम वैल्यू है 6 तक, तो यहां पर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ऐसे यहां पर भी 1 2, एक मिनट, 2 3 4 5 एंड 6 यहां तक ले आएंगे। ठीक है, ऐसी नेगेटिव में भी जा रही है वैल्यू, x की वैल्यू y की वैल्यू, तो 1 माइनस -2 एंड -3, ज्यादा बड़ी नहीं है, तो -1 -2 एंड -3 इस तरीके से लेते हैं। पहला पॉइंट है 0 6, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, यानी कि ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपका। ठीक है, ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0 और 6, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 6, ये आ गया। ठीक है, दूसरा है 3 0, 3 0 ये हो गया, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, तो इन दोनों को ज्वाइन कर देना है, ये हो गया ज्वाइन, ये आ गई फर्स्ट वाली लाइन। फिर दूसरा है 0 -2, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0 और -2। फिर दूसरा है 1 0, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, तो इस वाली लाइन को भी ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो देखो आपके पास ये वाला एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है और ये आपका एक ट्राइंगल बन के तैयार हो रहा है, जो कि इनकी दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से जुड़ा हुआ है। तो आपको इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए आपके पास क्या पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट है आपके पास 1 0, ये पॉइंट है आपके पास 3 0, और ये वाला पॉइंट आपके पास, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, और ये सी पॉइंट आपके पास नहीं है। तो इस सी पॉइंट को सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब सी पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, दोनों को एलिमिनेट करना है। ठीक है, दोनों को एलिमिनेट करना है, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट कर देते हैं। तो पहली इक्वेशन थी हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, और दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, इस तरीके से। तो इनको एलिमिनेट कर देंगे तो ये कट जाएगा y, और ये हो जाएगा 4x, और ये हो जाएगा 8, तो ये कट जाएगा 2 बार में, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब ऐसे ही किसी में भी पुट कर देते हैं, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, अब यहाँ पर x की जगह 2 रख देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 उधर जाएगा तो ये भी 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2 यहाँ पर आ रही है। ठीक है, इस तरीके से आप इस पॉइंट को निकाल लोगे। अब इसमें क्या करेंगे कि आपको एरिया निकालना था, एरिया निकालने के लिए आप क्या करो, इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दो। ठीक है, एक परपेंडिकुलर जब डालेंगे तो यहाँ पर 2 पे ही आएगी परपेंडिकुलर, सिंपल सी बात है। तो इसकी हाइट कितनी है, देखो इसकी हाइट यानी कि ये इस पूरे की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 2 होगी, तो ये आपके पास क्या है, 2 है, ध्यान रखना 2 है, इसकी हाइट क्या होगी 2, तो हाइट हो गई आपके पास 2, और बेस क्या है, देखो बेस यहाँ 1 से लेकर आप 3 तक जा रहे हो, तो बेस भी क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो बेस आपके पास कितना हो गया यहाँ पर, वो भी 2 हो गया, 2 यूनिट, हाइट भी 2 यूनिट हो गई और बेस भी 2 यूनिट हो गया। अब इसका एरिया क्या निकल जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट से, तो हाफ बेस क्या है, बेस है भी आपके पास 2 है और हाइट भी 2 है, तो कट जाएगा एक, तो इसका आ गया आंसर 2 स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से ये आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन सिंपल सा था, बस आपको क्या ध्यान रखना था कि ग्राफ को किस तरीके से बनाना है, कैसे कैसे पॉइंट्स लेकर ग्राफ को तैयार करना होता है। बात समझ में आ रही है, सिंपल सा कंसेप्ट है, समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम आ गए सेक्शन डी पर। सेक्शन सी हमने कंप्लीट कर दिया, जो कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस थे। आपके सारे क्वेश्चन मैंने करवाए, जिसमें आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। ठीक है, अब सेक्शन डी आ गया आपके पास कितने मार्क्स वाला, 5 मार्क्स वाला कंसेप्ट आ गया। ठीक है, इसमें थोड़े क्वेश्चन लेंथी हो सकते हैं, तो आराम से समझें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। क्वेश्चन कह रहा है ट्रेन ट्रेवल एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड। ट्रेन है, एवरेज स्पीड दे रखी है। जब भी आपको क्वेश्चन ना स्पीड डिस्टेंस वाला आ जाए ना, तो सबसे पहले ध्यान रखो टाइम को। टाइम के अलावा किसी को भी आपको ध्यान नहीं रखना, सिर्फ टाइम को ध्यान रखो। 2 कंडीशन होंगी, एक पहली और एक दूसरी, दोनों कंडीशन में आपको टाइम निकाल देना है। टाइम निकाल दोगे तो बहुत ईजी तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। बच्चों को बहुत कंफ्यूज देता है ये क्वेश्चन, कंफ्यूजन देता है, बट आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं मैं कि टाइम को ध्यान रखें बस। ठीक है,
अब क्या कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल एट अ सर्टेन स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। डिस्टेंस दे रखा है आपको 63 और स्पीड दे रखी है आपको एक सर्टेन स्पीड, तो स्पीड हम लेट कर लेते हैं एक्स है हमारे पास, ठीक है। अब कह रहा है कि एंड देन ट्रेवल एट अ डिस्टेंस ऑफ 72, अच्छा दूसरा भी डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस है दूसरा 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर आर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। तो स्पीड जो है उसकी थोड़ा सा बढ़ गई, कितना बढ़ गई, एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर आर मोर देन, एवरेज स्पीड जो थी x उससे बढ़ गई 6, तो x प्लस 6 हो गया, ठीक है। इफ इट टेक्स 3 आवर टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, मतलब 63 किलोमीटर का डिस्टेंस और 72 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में उसे कितना घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो दोनों कंडीशन में टाइम निकालो, इसका टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि 63 अपॉन में x, इसका टाइम कितना हो जाएगा 72 अपॉन में x प्लस 6, सिंपल, दोनों का टाइम आ गया। दोनों को टाइम को अगर जोड़ देंगे हम तो आपके पास आ जाएगा 3 घंटे, ठीक है। इन दोनों के टाइम को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। कंडीशन के अनुसार हमें दोनों टाइम को कवर करने में, दोनों का टाइम टोटल करने के बाद हमारे पास कितने घंटे आ रहे हैं, 3 घंटे। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 6x और ये मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 63x और प्लस 36 और 18, तो ये हो जाएगा 378 प्लस 72x, ठीक है, इस तरीके से हो गया और इक्वल टू में 3। अब ये हो जाएगा, देखो 63x और 72x क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 70 और 60 हो गए 130 और 135, 135x प्लस का 378 इक्वल टू में 3 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 6x। अब इन दोनों में देखो तो 3 क्या है आपका कॉमन आ सकता है, 3 कॉमन ले लो इनमें से ताकि 3 से कट जाए, ठीक है। 3 कॉमन लेंगे इसमें से तो 3 से डिवाइड कर दो, कॉमन का मतलब क्या है, डिवाइड कर दो आप बस, तो इसको डिवाइड कर दो 3 से, तो 3 से ये जाएगा 4 बार में, ठीक है, और फिर 5 बार में, ठीक है, 45 आ जाएगा, प्लस का 3 से ये जाएगा 1 2 और 6, ठीक है, इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस का 6x, ये कट जाएगा आपस में, ये उधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 45x और माइनस का 126 इक्वल टू 0, ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर को उधर ही रहने देना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर इधर लाओगे तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का एक्स स्क्वायर हमारा काम का नहीं होता। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस करेंगे तो माइनस का 39x और माइनस का 126 इक्वल टू 0। इसके बाद तो हर व्यक्ति इसको कर सकता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स मेथड लगाकर। करना क्या होता है कि 1 है यहाँ पर, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 126। अब 126 यहाँ माइनस है तो ध्यान क्या रखना है कि माइनस कर कर आपका 39 आना चाहिए, माइनस कर 39 आना चाहिए और मल्टीप्लाई कर 126 आ जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपके पास 42 माइनस का 3, तो 42 और माइनस का 3 करोगे तो ये माइनस करके देखो क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो 126 भी इजीली तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 42x और प्लस का 3x और माइनस का 126 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, x, तो x माइनस 42 प्लस 3 और x माइनस 42, तो ये हो जाएगा x माइनस 42 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 42 इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर आ गई x की वैल्यू 42 और यहाँ पर x की वैल्यू आ गई -3। ये नॉट पॉसिबल होगा, क्यों, क्योंकि x क्या था हमारा, स्पीड था, स्पीड हमेशा किस में आएगी, पॉजिटिव में, तो 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है यहाँ पर, ना कि नेगेटिव -3 की। बात समझ आ रही है। तो सिंपल सा कंसेप्ट था, आपको समझ में आ गया होगा। करना क्या था, मैंने आपको बस एक ट्रिक बताई है कि जब भी डिस्टेंस का क्वेश्चन आ जाए, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड वाला क्वेश्चन आ जाए, तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस देना है किस पे, टाइम पे। दोनों कंडीशन का टाइम निकाल दो, दोनों कंडीशन का टाइम निकाल दोगे तो इजीली तरीके से आपका क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन समझते हैं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है क्वेश्चन? प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 6th चैप्टर का क्वेश्चन आ गया आपका कि प्रूव दैट द लाइन, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, इसकी एक साइड से एक लाइन हमने पैरेलल लगा दी, ठीक है, इंटरसेक्ट करिए दो लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर सेम रेशियो में, ठीक है, रेशियो सेम हो गया, इसका मतलब इसमें क्या लग गया? बीपीटी। बीपीटी थ्योरम क्या कहता है कि इसका और इसका रेशियो अगर सेम है तो इक्वल कर दो, सिंपल सा कंसेप्ट है। हैंस अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसका नाम आपको क्वेश्चन में दे दिया पी क्यू आर। लाइन एल इंटरसेक्ट कर रही है और साइड है पी क्यू और पी आर को, पी क्यू और पी आर को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, और एल और एम पर इंटरसेक्ट कर रही है, बढ़िया है। सच दैट द एल एम इज पैरेलल टू क्यू आर, एल एम जो है पैरेलल टू क्यू आर है। पी एल दे रखा है 5.7, पी एल ये 5.7 सेंटीमीटर है। पी क्यू, पी से लेकर क्यू दे रखा है आपको कितना? 15.2। अच्छा, पी से लेकर क्यू दे रखा है, पी क्यू दे रखा है 15.2 और ये दे रखा है 5.7, तो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एल क्यू आ जाएगा। तो इसमें से माइनस कर दो आप पहले, तो 15.2 में से 5.7 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 9.5, ठीक है, तो ये आ जाएगा 9.5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? पूरा डिस्टेंस दे रखा था आपको क्वेश्चन में, पूरा डिस्टेंस दे रखा था पी क्यू का 15.2 और ये दे रखा था 5.7, तो हमने ये निकाल दिया माइनस कर कर। ऐसे ही अब आगे एम आर दे रखा है ये 5.5 सेंटीमीटर। देन द फाइंड द लेंथ ऑफ पी एम, इसकी लेंथ निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करना है? रेशियो। देखो 5 नंबर में कितना सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, फिर भी 5 नंबर, तो क्या करना है? बीपीटी थ्योरम के अनुसार पी एल और एल क्यू, पी एल और एल क्यू का रेशियो बराबर होगा पी एम और एम आर के रेशियो के बराबर, ठीक है। तो पी एल का रेशियो क्या है? 5.7, एल क्यू का रेशियो क्या है? 9.5, पी एम का रेशियो निकालना है और एम आर का रेशियो है 5.5, ये इधर आ जाएगा 5.7 अपॉन में 9.5 और 5.5। अब देखो सबका ना पॉइंट हटा दो, जब इन दोनों का पॉइंट हटाएंगे तो ये और ये नीचे 100 आ जाएगा, ये हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, ठीक है। तो एक 10 से एक 10 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 57 मल्टीप्लाई 55 अपॉन में 95 और मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू में पी एम, इस तरीके से। अब इसे काट दो, 3 जैसे कि 9 से 19 से कट जाएगा, 19 से 3 बार में, 19 से 5 बार में, 5 से कट जाएगा 11 बार में, तो ये आ जाएगा 33 अपॉन में 10 इक्वल टू पी एम। तो 33 अपॉन 10 का मतलब हो गया आपके पास 3.3 सेंटीमीटर। तो पी एम की वैल्यू आ गई आपके पास 3.3 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। अगर आप ये सोचें कि भाई ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको एक मतलब डायग्राम बनाना था और उसमें बीपीटी थ्योरम यहाँ पर अप्लाई हो रहा था, तो बीपीटी थ्योरम अप्लाई कर देना था कि दोनों का रेशियो आपको बराबर कर देना है, तो अपने आप ये क्वेश्चन इजीली तरीके से फाइंड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन ये आपको, ठीक है। नंबर 34 है हमारे पास, 34 का ए क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन। आपके पास एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है ना। क्या है? एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन। ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। एक राइट सर्कुलर कोन है आपके पास, whose height is 6 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द रेडियस ऑफ बेस इज 12 सेंटीमीटर, और रेडियस दे रखा है यहां से यहां तक आपके पास 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे कह रहा है अ राइट सर्कुलर सिलेंडर कैविटी ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर इज होलो आउट। होलो आउट का मतलब होता है खींच लिया गया है, होलो आउट का मतलब क्या है? निकाल दिया गया है उसमें से, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से एक क्या निकाल दिया है उसने? देखो इसमें से एक सिलेंडर निकाल दिया है, एक सिलेंडर आपने इसमें से क्या कर दिया है? निकाल दिया है, ठीक है। जिसकी हाइट कितनी दे रखी है? जिसकी हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर की, मतलब इसकी हाइट आपके पास 4 सेंटीमीटर है, और
इसकी जो रेडियस है, अच्छा सॉरी, हाइट है 3 सेंटीमीटर और रेडियस है 4 सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ पर हाइट आपके पास कितनी है 3 सेंटीमीटर और रेडियस है आपके पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड दैट बेसिस ऑफ कोन एंड सिलेंडर फॉर्म कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या कह रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, यानी कि इसका सर्कल और इस कोन का सर्कल दोनों कॉन्सेंट्रिक है, एक ही सेंटर से बने हुए हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। अब आपके पास कितना सरफेस बचा हुआ है वो आपको निकालना है। देखो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें आपको एक चीज समझ के चलनी पड़ेगी कि आपके पास ये जो कोन है ये क्या है, सॉलिड है। क्या है, सॉलिड। अब सॉलिड में से आपने जो कैविटी निकाली है किस चीज की, सिलेंडर की, तो अब आपको क्या क्या चीजें और चीजें दिखेंगी। देखो पहले तो आपको क्या दिखेगा, इस पूरे का सीए से दिखेगा। किसका, कोन का सीए से दिख रहा है, क्योंकि उसमें से तो कुछ भी कम नहीं हुआ। अब क्या है कि ये जो कोन का बेस है, बेस में से क्या कम हो गया, बेस में से कम हो गया ये सर्कल। ये सर्कल नहीं दिखेगा आपको, बात समझ आ रही है। ये वाला जो सर्कल है, सिलेंडर के ऊपर वाला जो नीचे, मतलब सिलेंडर के नीचे वाला जो सर्कल है वो नहीं दिखेगा। और क्या दिखेगा, एक्स्ट्रा क्या दिखेगा। अब देखो ये जो सिलेंडर आपने बनाया ना, इसके चारों ओर का जो एरिया है, सरफेस जो है सीएसए, जैसे हम सीएसए कहते हैं, वो सीएसए भी आपको दिखाई देने लगा है। तो इसमें सीएसए दिखाई देने लगा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो हम पहले टीएसए निकालते हैं, किसका, कोन का टीएसए निकालते हैं। तो कोन के टीएसए में से क्या माइनस कर देंगे, नीचे का सर्कल। कोन के टीएसए में से नीचे का सर्कल माइनस कर देंगे और प्लस कर देंगे सीएसए ऑफ सिलेंडर। और देखो एक और चीज, अब ये नीचे का बेस देखो, नीचे का बेस ध्यान रखना, ये बेस भी आपको दिखने लगा होगा। ठीक है, तो ये बेस भी आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो क्वेश्चन में होगा क्या, आपको क्या निकालना था, आपको सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो क्या क्या करना है आपको, पहले ध्यान से समझना, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। क्या क्या करना है ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना है आपको। क्या करना है कि सबसे पहले टीएसए निकालो, टीएसए ऑफ कोन। ठीक है, टीएसए ऑफ कोन निकालोगे, फिर उसमें क्या करोगे, उसमें माइनस करोगे क्या, ये नीचे वाला सर्कल। ठीक है ना, बेस सर्कल, बेस सर्कल ऑफ सिलेंडर, बेस सर्कल ऑफ सिलेंडर, बेस सर्कल ऑफ सिलेंडर। ठीक है, प्लस प्लस क्या करेंगे, सीएसए ऑफ सिलेंडर। सीएसए एक्स्ट्रा देखने लगा है आपको, तो सीएसए ऑफ सिलेंडर, और माइनस क्या, प्लस क्या करेंगे फिर, ये ऊपर वाला एरिया, यानी कि टॉप ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब देखो टीएसए ऑफ कोन क्या होता है, टीएसए ऑफ कोन होता है पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, बेस ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2 पाई आर एच, और टॉप ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब देखो पाई आर स्क्वायर से तो पाई आर स्क्वायर गया खत्म। अब आपको यहां पर वैल्यू पाई की टर्म्स में निकालनी, तो पाई को तो पाई रहने दो। आर कितना है, देखो आर किसका लेना है, कोन का। कोन का आर कितना है, 12। स्लैंट हाइट कितनी है, स्लैंट हाइट अब आपको निकालनी पड़ेगी। यहां पर कैसे निकालोगे, देखो अब आपके पास कोन की रेडियस थी 12 और कोन की हाइट थी 6। ठीक है, तो ये आपको स्लैंट हाइट निकालनी है पाइथागोरस का रूल लगा के। L इक्वल टू ये हो जाएगा रूट 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो L इक्वल टू में रूट में यह आ जाएगा 144 प्लस 36, तो ये आ गया रूट 180। रूट 180 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 20, और 9 का रूट क्या हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 इंटू 20 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आ गया आपके पास 3 रूट 20 प्लस आर कितना है आपके पास, आर है 12, माइनस सॉरी प्लस 2 पाई आर। अब आर किसकी लेनी है, सिलेंडर की। तो सिलेंडर की रेडियस कितनी है, 4। ठीक है, और एच कितनी है सिलेंडर की, 3। ठीक है, इस तरीके से बस कर देना है आप। ये हो जाएगा 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 36 रूट 20 पाई, प्लस 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 144 पाई, प्लस
12 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सबको तो ये हो जाएगा 24 पाई। ये आ गया 36√20 प्लस 144 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास 168 पाई। तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा कि किस तरीके से करना है कि सबसे पहले टीएस निकालोगे, जो पूरा एरिया दिख रहा है उसमें से क्या माइनस करोगे, बेस ऑफ सिलेंडर। ये सिलेंडर हमने जब निकाला होगा तो हट गया होगा, ठीक है, और फिर टीएस सीएसए ऑफ सिलेंडर ये आपको एक्स्ट्रा दिखने लगा होगा। फिर टॉप ऑफ सिलेंडर, टॉप भी आपको दिखने लगा होगा तो उसको ऐड कर दिया। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, कोई ज्यादा इसमें ट्रिक नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका और पार्ट है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, समझ के चलना है आपको। ठीक है ना, ध्यान से समझना, बहुत ही आराम से। क्वेश्चन कह रहा है एन एम्प्टी कोन, एक कोन है आपके पास। ठीक है, क्या है, कोन है। चलो ये कोन है हमारे पास, एम्प्टी कोन है। ठीक है, और जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, रेडियस आपको दे दिया 3 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, और हाइट कितनी है, हाइट देखो, हाइट है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर की हाइट है। ठीक है, आगे कह रहा है इस फिल्ड विद आइसक्रीम, इसे आइसक्रीम से भर दिया गया। ठीक है, आइसक्रीम से भर दिया गया। सच दैट लोअर पार्ट ऑफ द कोन विच इज 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज अनफिल्ड। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो लोअर पार्ट है ना, लोअर पार्ट का 1/6 पार्ट, लोअर पार्ट का 1/6 पार्ट क्या है, एक मिनट, लोअर पार्ट का जो ये 1/6 वाला पार्ट है, इतना पार्ट आपने यूज नहीं किया, ये अनफिल्ड है। क्या है, अनफिल्ड, इसमें आइसक्रीम नहीं गई। ठीक है, इसमें आइसक्रीम नहीं गई। तो कितने पार्ट में आइसक्रीम गई है, इस वाले पार्ट में, इसको क्या कहेंगे 5/6। ठीक है ना, तो इसका मतलब हम सीधा ये समझेंगे कि वॉल्यूम जो है हमारा कितने में निकलेगा, 5/6 का वॉल्यूम निकलेगा। किसका निकलेगा, 5/6 का, क्योंकि 1/6 में तो आइसक्रीम गई नहीं है, तो उसका वॉल्यूम निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जो वॉल्यूम निकलेगा वो किसका निकलेगा, 5/6 पार्ट का। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे पढ़ो। आगे कह रहा है बट अ हेमिस्फेयर इज फॉर्म ऑन द टॉप, इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर बना दिया है। चलो बना दिया लो। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम, आइसक्रीम का वॉल्यूम बताना है। तो आइसक्रीम यहाँ है। ठीक है, इस पूरे एरिया में आइसक्रीम है। तो देखो क्या करना है आपको, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम क्या करेंगे, पहले तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, बट कितना, 5/6 वॉल्यूम ऑफ कोन, प्लस करेंगे उसमें क्या, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। बस एक चीज इसमें ट्रिकी आ गई कि उसने क्वेश्चन में क्या कह दिया, 1/6। तो 1/6 का कंसेप्ट ध्यान कर रख के चलना है कि 1/6 बोला है तो उतना पोर्शन हटा दिया जाएगा। और टोटल क्या होता है, जैसे कि 1 होता है, 1 में से 1/6 को घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 6 - 1/6 यानी कि 5/6। ऐसे अगर क्वेश्चन बोलते हैं 2/6 घटाना है तो 1 में से 2/6 को माइनस कर देंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना। ये 5/6 कैसे आया, इस तरीके से आया कि 1/6 में से 1 में से 1/6 को माइनस कर दिया। ठीक है, ऐसे ही अगर 2/6 बोलेगा तो 1 में से 2/6 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब यहां पर 5/6 लिखेंगे, मल्टीप्लाई, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 1/3 कॉमन दिख रहा है, पाई कॉमन है, r स्क्वायर कॉमन है, बस क्या बचेगा 5/6 और मल्टीप्लाई में h प्लस 2 और r, इस तरीके से। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है आपके पास कितनी, देखो 3 × 3, 5/6, हाइट है आपके पास कितनी 12 प्लस 2 × 3, तो ये 6 से कट गया, 2 बार में 2 और ये 3 से ये कट गया, तो ये आ गया 66/7 और ये हो जाएगा 10 और ये 6, तो 10 + 6, तो ये हो जाएगा 66/7 × 16। इसको मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेता हूं,
ठीक है, आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। 66 मल्टीप्लाई बाय 16 तो ये आ जाएगा, और फिर डिवाइड कर देंगे 7 से, तो ये सीधा सीधा आ जाएगा 150.85 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इजीली तरीके से आपसे हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैटिक्स का क्वेश्चन आ चुका है अब आपके पास, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है, क्योंकि सीधा सीधा दिख रहा है इसमें कि x की वैल्यू आपको क्या करनी है, इसमें फाइंड करनी है। जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन होता है तो आपको एक चीज कहीं ना कहीं दे रखी होती है, जैसे कि यहां पर दे रखा है मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 55। तो आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, मोड दे रखा है। ठीक है, मोड दे रखा है 55। अच्छा चलो पहले इसे नॉर्मली एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है ना, टेबल बनाना बहुत जरूरी है आपको क्वेश्चन के अंदर। अब CI दे रखा है 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45, 15 का गैप चल रहा है इसमें। ठीक है, और 45 से 60, 60 से 75 और 75 से 90। फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको क्वेश्चन के अंदर 10, 7, x, 15, 10 और 12। अब आपको मोड निकालना है। ठीक है ना, क्योंकि मोड दे रखा है क्वेश्चन में तो मोड ही निकालना होगा। तो मोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई में H, ये होता है आपका। ठीक है ना, अब इसमें L1 क्या होगा, देखो मोड क्या दे रखा है आपको, मोड दे रखा है 55। ठीक है, मोड क्या दे रखा है 55। मोड क्या होता है, हाईएस्ट जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और चलो मोड दे रखा है 55, तो 55 कहाँ लाई कर रहा है इसमें, देखो 55 लाई कर रहा है इसमें 45 और 60 में। तो यही आपकी क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास। ठीक है, जहां पर मोड लाई करेगा वही हमारी क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास हो जाएगी। तो मॉडल क्लास का जो फर्स्ट लिमिट होती है उसको कहते हैं हम L1, जो कि हमारे पास 45 प्लस F1 क्या होती है, F1 उसी के सामने वाली यानी कि 15, और F0 क्या होती है उसके ऊपर वाली यानी कि x अपॉन में, और 2F1, F1 है 15, F0 x, और F2 क्या होती है उसके नीचे वाली यानी कि 10, और इनका डिफरेंस कितना चल रहा है, h कितना चल रहा है 15। ठीक है, अब क्या होगा कि 45 को इधर लाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15 माइनस x अपॉन में 30 माइनस x माइनस 10 इंटू में 15। अब ये जो 15 है इधर आ जाएगा 10 अपॉन 15 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 15 माइनस x, और ये 30 माइनस 10 हो जाएगा 20 माइनस x। या बस में कर सकते हैं जैसे कि 5 से 2 बार में और 5 से 3 बार में, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 40 माइनस का 2x, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 45 माइनस का 3x। अब x वाले टर्म को एक साथ ले लेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 2x और प्लस का 3x, 45 माइनस का 40, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू में 5। तो इस तरीके से आपकी x की यहाँ पर वैल्यू इजीली तरीके से आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इसमें ट्रिक नहीं है, बस आपको ध्यान कर रखना है कि मोड जो दे रखा होता है उसको हम CI में देखते हैं कि किसके बीच में मोड आ रहा है, तो वही आपकी क्या हो जाती है, मॉडल क्लास हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस वाले सेक्शन का, जो कि हम सेक्शन D कर रहे थे, जिसमें हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन है सारे के सारे, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ सर्वे रिगार्डिंग हाइट से रिगार्डिंग सर्वे है, 51 गर्ल्स हैं क्लास 10th की, स्कूल वाज कंडक्टेड एंड द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन। अब ये देखो ध्यान क्या रखना है, इसमें लेस देन बोल दिया, ये वाला कंसेप्ट अगर आ जाता है क्वेश्चन के अंदर तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक चीज ध्यान रख के चलनी है हमेशा कि जो भी यहाँ पर दे रखा होगा वो आपका CF होगा। बात समझ आ रही है, देखना ये गलती हो जाती है बच्चों से। बच्चा क्या है कि लेस देन मोर देन अगर देखता है तो इसको भी फ्रीक्वेंसी मान लेता है, फ्रीक्वेंसी नहीं है ये लेस देन मोर देन जो दे रखा होगा तो ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, CF होगा, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, पहले तो देखो और क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखो, फाइंड द मीडियन, पहला कंसेप्ट मीडियन निकालना है, और फिर इफ द मोड इज 148.05 मोड दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है,
तो फाइंड द मीन यूजिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला। मोड दे रखा है, मीडियन निकालना है और फिर उसके बाद मीन निकालना है। तो दो चीजें निकालनी है, मीडियन और मीन। तो सबसे पहले मीडियन देखिए, मीडियन कैसे निकालेंगे पहले तो समझो। पहले बनाओ डेटा ग्राफ, सॉरी ग्राफ नहीं टेबल। ये आपको दे रखा है CI दे रखा है। कितना CI देखो ध्यान से, लेस देन 140 बोला है और इन दोनों में डिफरेंस देखो कितने का है, 5 का। तो 40 से नीचे क्या होगा, 135 होगा। तो 135 से 140, 140 से 145, ठीक है, 145 से 150, 150 से 165, सॉरी 55, और 155 से 160। कहाँ तक है इसका डाटा हमारे पास, 65 तक, ठीक है, 65 तक बना दो। तो 160 से 165। अब जो भी आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है। कितने कितने दे रखी है, 4, 11, 29, 40, ठीक है, 46 और 51। इस तरीके से डेटा दे रखा है। अब आपको इसमें से क्या निकालना होता है, फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी तो वही रहती है 4, दूसरी क्या रहती है, इन दोनों को माइनस कर दो आपस में। माइनस करोगे 11 में से 4 गए तो 5, फिर इन दोनों को माइनस कर दो, 29 में से 11 गए तो आपके 18, फिर 40 में से 29 गए तो कितने बचेंगे आपके पास, 11, फिर 46 में से 40 गए तो 6, और 51 में से ये गए तो ये आपके पास आ जाएंगे 5। इस तरीके से टोटल आ जाएंगे आपके पास 51, ठीक है। अब ये आ गया आपके पास, फ्रीक्वेंसी भी आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, मीडियन निकालना है। तो मीडियन के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है आपको, मीडियन क्लास। फॉर्मूला होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। सबसे पहले आपको n/2 निकालना पड़ता है, जिसकी हेल्प से आप मीडियन क्लास निकालोगे। तो n/2 क्या हो जाएगा आपके पास, 51 अपॉन में 2, जो कि हो जाएगा 25.5। अब ये देखना होता है कि CF में 25.5 कहाँ लाई करेगा, इन दोनों में लाई करेगा, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन होती है ये आपकी क्या हो जाती है, मीडियन क्लास, ठीक है। ये मीडियन क्लास हो जाएगी। तो L1 कितना हो जाएगा, 145। L1 कितना हो जाएगा, 145 प्लस n/2 है 25.5। CF क्या होगा, CF जो लाइन दे रखी है, जो मीडियन क्लास होती है उससे ऊपर वाला CF होता है, यानी कि 11। F कितना है, उसी की फ्रीक्वेंसी 18, और H कितना है हमारे पास, H का मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5। इस तरीके से तो ये हो जाएगा 145 प्लस, इसको में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 25.5 में से माइनस करेंगे 11, तो ये आ जाएगा 14.5 अपॉन में 18 इंटू में 5। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 145 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 18 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4.02 इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 149.02। ये आ जाएगा आपके पास क्या, मीडियन, ठीक है भाई, ये आ गया मीडियन। अब आप क्वेश्चन में बोला था कि मोड आपको दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा था, 148.05 इस तरीके से दे रखा था, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, ये रहा 148.05 आपको मोड दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब आपको मीन निकालना है। तो मीन के लिए एक फॉर्मूला लगाना है, आपको ध्यान रखना है इस फॉर्मूले को, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से क्वेश्चन गारंटेड आता ही आता है। क्या है फॉर्मूला, 3 मीडियन इक्वल टू में मोड प्लस 2 मीन। ध्यान रखना है, क्या है फॉर्मूला, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। अब 3 मीडियन क्या है आपके पास, मीडियन है 149.02 इक्वल टू में मोड क्या है 148.05 और प्लस 2 मीन आपको फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, देखो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 149.02 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 447.06। ये माइनस 148.05 इक्वल टू में 2 मीन, माइनस हो जाएगा 147 में से 148.05, तो ये हो जाएगा 299.01 इक्वल टू 2 मीन। 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 149.50 इक्वल टू मीन। तो इस तरीके से आपका मीन फाइंड हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको
ये सैंपल पेपर के सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी चारों करवा दिए हैं। ठीक है, अब एक सेक्शन ई रह गया जिसमें आप केस स्टडी के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन आपको समझ में आया होगा गारंटेड। ठीक है, और अगर समझ में आया हो भाई तो लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। ठीक है, और कमेंट में जरूर लिखना कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। कमेंट में थोड़ा सा करोगे तो थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलती है हमें, थोड़ा सा और बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेक्शन में, सेक्शन ई में, जिसमें हम करवाएंगे आपको केस स्टडी के क्वेश्चंस। ठीक है।